ये हमारा अगला टॉपिक है। पिछले जो पाठ पढ़े हमने जनसंख्या के बारे में, आप सबने वो देखा होगा कि उसमें हमने पढ़ा था विश्व की जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या कैसे विभिन्न अलग अलग स्थानों पर बटी हुई है, जैसे जनसंख्या वितरण के बारे में जो अपने पढ़ा, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा कि अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या घनत्व कितना है। कहीं जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहीं जनसंख्या घनत्व कम है। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा था, ग्रामीण क्षेत्रों में कम था। कुछ देशों में ज़्यादा है, कुछ देशों में कम है। जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। देखो, इस जो पाठ में हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है संरचना। जनसंख्या के बारे में आप समझ रहे हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ा है ना कि जनसंख्या क्या है, ये सारी चीज़ें अपन समझ चुके हैं। अब आता है मुख्य जो है हमारा टॉपिक, संरचना। अब संरचना क्या है कि जनसंख्या को संरचना के रूप में कैसे पढ़ाएंगे हम। भाई, क्या है जनसंख्या संरचना, क्या समझेंगे संरचना के रूप में, कैसे समझेंगे। ये है मुख्य बात कि विभिन्न अलग अलग घटक जनसंख्या के जो हैं, जैसे चाहे वो आयु है, लिंग अनुपात है, या साक्षरता है, जनसंख्या संगठन है, ये बहुत सारे घटक हैं। इनका अलग अलग अपन अध्ययन करते हैं। इन सबको यदि एक जगह मिला दिया जाए तो एक संरचना बनती है कि किस आयु के लोग, किस लिंग अनुपात के लोग, जनसंख्या का संगठन कैसा है, वहाँ की व्यावसायिक संरचना कैसी है, वहाँ की साक्षरता कैसी है, वहाँ की व्यावसायिक संरचना कैसी है। ये सारी मिलकर के एक संरचना का रूप धारण करते हैं। आज हम विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में यही पढ़ेंगे कि जनसंख्या संरचना क्या है। जनसंख्या संरचना परिभाषा के रूप में यदि हम इसको देखें तो हम कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न घटकों में बांटकर यदि उनका अध्ययन किया जाता है, वह जनसंख्या संरचना कहलाती है। समझ रहे हैं आप कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, कोई एक क्षेत्र विशेष है, निश्चित क्षेत्र है, आप समझते हैं कि जनसंख्या में हमने पढ़ा है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, एक क्षेत्र विशेष। तो किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या हमने ले ली। अब वहाँ की जनसंख्या के विभिन्न घटक ले लिए। उस क्षेत्र की जनसंख्या में कितने सारे जो घटक हैं उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया। यदि हम उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे तो वह वहाँ की संरचना का अध्ययन कहलाएगा। तो यही है जनसंख्या संरचना कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न घटकों में बांटकर यदि उनका अध्ययन करते हैं तो वह जनसंख्या संरचना कहलाती है। समझ रहे? जनसंख्या संरचना के बारे में समझ रहे हैं ना, जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब आता है कि जनसंख्या संरचना के जो हम कह रहे हैं कि विभिन्न घटकों में बांटकर। अब ये घटक कौन कौन से, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मुख्य घटक जो है वो है ये 5 है जो हमारे सिलेबस के आधार पर। नंबर 1 आयु संरचना, नंबर 2 लिंग अनुपात, 3 नंबर जनसंख्या संगठन, नंबर 4 साक्षरता, नंबर 5 व्यावसायिक संरचना। अब देखो, ये सारी जो चीज़ें हैं, संगठन, जनसंख्या संरचना के जो घटक हैं, इन घटकों का विस्तृत अध्ययन कि अब आयु संरचना में की संरचना किस प्रकार की होगी, लिंग अनुपात क्या होगा, किस लिंग स्त्री ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा है, पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, ये सारी चीज़ें लिंग अनुपात में। तो अब हम इन सारे घटकों का, हमने जनसंख्या संरचना की परिभाषा में ये पढ़ा ना कि विभिन्न घटकों का विस्तृत अध्ययन, कि अब हम घटकों का अध्ययन करेंगे।
तो घटक तो कौन कौन से हो गए? ये 5 हो गए, समझ रहे हैं आप? हाँ, बता सकता है कोई? भाई आयु संरचना है, लिंग अनुपात है, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहला अपना टॉपिक है प्रमुख घटक में आयु संरचना। कि आयु संरचना क्या है? आयु संरचना के बारे में आप समझ रहे हैं कि आयु संरचना का अर्थ हो गया कि अलग अलग आयु के लोग। भाई आयु संरचना में कैसे बांटेंगे हम? विभिन्न आयु के लोग। भाई आयु तो होगी 0 से जहाँ तक है 80, 90, 100 आयु वर्ष के जो लोग हैं, 0 से लेकर के। लेकिन इसको एक यदि हम सांचे में डालेंगे, अलग अलग उनका वर्गीकरण करेंगे, तो किस आधार पर करेंगे? भाई बच्चे अलग हैं, युवा अलग हैं, प्रौढ़ अलग हैं, वृद्ध अलग है, तो उनको अलग अलग आयु वर्ग में बांटेंगे ना। हाँ ठीक है, तो इसको यदि हम परिभाषा के रूप में लें तो क्या होगा कि आयु संरचना किसे कहते हैं? कि इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में, समझ रहे हो, कि इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। कि किसी भी देश या प्रदेश ले लो या किसी भी क्षेत्र ले लो, एक निश्चित क्षेत्र, कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का, अलग अलग आयु के लोग, बच्चे हैं, युवा हैं, विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु के अनुसार, आयु निश्चित आयु, कितने वर्ष, इतने वर्ष, इतने वर्ष, आयु के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, अलग अलग वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो यह आयु संरचना कहलाती है कि विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाना आयु संरचना कहलाती है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को आयु के आधार पर सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। विश्व में अधिकतर देशों में क्या हुआ है कि आयु के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 15 से 64 वर्ष, तीसरा वर्ग है 65 से ऊपर। तो 3 आयु वर्ग हो गए। कितने आयु वर्ग हो गए? 3 आयु वर्ग। पहला 0 से 14 वर्ष, दूसरा 15 से 64 वर्ष, तीसरा 65 से ऊपर। अब ये जो आयु वर्ग है, इस आयु वर्ग को एक संरचना के रूप में डाल दिया। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। कहीं किसी देश में युवा अधिक पाए जाएंगे, किसी देश में वृद्ध अधिक पाए जाएंगे, किसी देश में बच्चे अधिक पाए जाएंगे। ये जनसंख्या वहाँ की स्थितियों पर निर्भर करती है, क्योंकि सामान्यतः विकासशील जो देश हैं हमारे विश्व में, सामान्य विकासशील जो देश है वहाँ युवा जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और विकसित देशों में प्रौढ़ और वृद्ध अधिक पाए जाएंगे। जो विकसित देश है वहाँ प्रौढ़ों की और वृद्धों की संख्या अधिक होगी, और विकासशील जो देश है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई युवा जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कम है और वहाँ जनसंख्या वृद्धि भी होती है, वृद्धि दर भी अधिक होती है। तो इसलिए सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और जो विकसित देश है वहाँ प्रौढ़ और वृद्ध ज़्यादा पाए जाएंगे। आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? यदि आयु संरचना असंतुलित है, सही नहीं है, जो कहीं वृद्ध अधिक हो गए, कहीं युवा अधिक हो गए, कहीं बच्चे अधिक हो गए, बाल अवस्था के ज़्यादा हो गए, तो सामान्यतः काम नहीं चलेगा। भाई एक परिवार है अपना, आप समझ रहे हैं ना। भाई आयु संरचना यदि असंतुलित होगी तो क्या होगा? काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। भाई किसी परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है तो क्या परिवार संतुलित होगा? नहीं होगा। वृद्ध अधिक हो गए तो क्या परिवार संतुलित होगा? नहीं होगा। तो इसलिए सामान्यतः क्या होगा कि यदि बच्चे, युवा और वृद्ध, इनका औसत संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो ये संतुलन यदि नहीं होगा तो क्या होगा?
प्रभाव ठीक नहीं होगा, वो सही संतुलन में नहीं चल पाएगा कोई भी, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, विश्व हो। तो जिन देशों की जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है वहाँ क्या होगा भाई, जहाँ की जनसंख्या दर वृद्धि दर अधिक है तो वहाँ क्या होगा, बच्चों की संख्या अधिक पाई जाएगी, युवा वर्ग की संख्या अधिक पाई जाएगी। तो आयु संरचना अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। इनको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। कैसे? सामने आपके 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट आता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात समझते हो अर्थ? स्त्री और पुरुष का दोनों का अनुपात, स्त्री और पुरुषों का अनुपात, ठीक है ना। स्त्री और पुरुषों का अनुपात, स्त्रियां कितनी है, पुरुष कितने हैं, इन दोनों के बीच कितना संतुलन है। परिभाषा के रूप में यदि हम कहेंगे इसको कि सामने स्क्रीन पर देखिए, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन के सूचक को जनसंख्या का लिंग अनुपात कहते हैं। पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन के सूचक को जनसंख्या का लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे हम कहें कि कितना परसेंट, भाई कितने प्रतिशत, कि यदि किसी देश में इतने प्रतिशत पुरुष हैं, इतने प्रतिशत महिलाएं हैं। हम जनसंख्या के बारे में आप सामान्यतः आंकड़े पढ़ते हो ना, कि जनसंख्या का जब भी कोई आता है कि जनसंख्या के आंकड़े हमारे सामने आते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि उस जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात ये था, उस जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात ये था। कि लिंग अनुपात यानी कि एक निश्चित पुरुष और स्त्रियों के बीच संतुलन। विश्व में मुख्यतः कुछ देशों में तो पुरुष 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है इस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? भारत में लिंग अनुपात कैसे निकल जाता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, समझ रहे हैं आप, कि 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 933 है। कुछ राज्यों में अलग अलग है, केरल है, केरल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। हमारे केरल जो राज्य है उसमें लिंग अनुपात यदि हम देखें तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1100 कुछ है, तो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। और ज़्यादातर राज्यों में 1000 से नीचे है। हरियाणा जैसा राज्य है 822 ही, तो वहाँ स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। तो अलग अलग राज्यों में, विश्व में, अलग अलग देशों में कहीं स्त्रियों की संख्या अधिक है, कहीं पुरुषों की संख्या अधिक है। तो इस आधार पर हम लिंग अनुपात निकालते हैं कि स्त्री और पुरुषों के बीच संतुलन। विश्व में बहुत सारे देश ऐसे कैसे हैं कि जहां लिंग अनुपात, अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे, कहीं तो स्त्रियों की संख्या अधिक है, कहीं स्त्रियों की संख्या कम है, कहीं बहुत कम है, कहीं पुरुषों की संख्या अधिक है, बहुत अधिक है। तो इस आधार पर हमने 4 भागों में बांट दिया विश्व को लिंग अनुपात के आधार पर। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। नंबर 1, विश्व के अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। विश्व के ऐसे देश जहां स्त्रियों की अधिकता पुरुषों की तुलना में अधिक है। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले, अत्यधिक शब्द देखना, अधिक अलग चीज है, अत्यधिक, कि विश्व के अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। जैसे स्क्रीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, कनाडा, दक्षिण अमेरिका के ऐसे जो देश हैं वो क्या हैं,
स्त्री अधिकता वाले देश हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, इनके अलावा और भी देश हैं। नेक्स्ट है, ये जो था विश्व के नंबर 1 पर जो दिखाई दे रहा है आपको, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। दूसरे नंबर को छोड़ो, तीसरे पे आ जाओ, स्त्री अधिकता वाले देश, वो था अत्यधिक। तीसरे नंबर पर लिखा है स्त्री अधिकता वाले देश। इस तरह चलो आप, इस श्रेणी में वो देश जो जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, लगभग 1000 से ज़्यादा, पुरुषों से अधिक। वही अत्यधिक में तो ये था कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि लगभग पुरुषों की संख्या 1000 होगी, अत्यधिक में तो स्त्रियों की संख्या 1100 हो सकती है और ऊपर ज़्यादा हो सकती है। और अतिरिक्ता में लगभग 1000 से 1050 तक के जो क्राइटेरिया है उसमें होगी। ऐसे जो देश हैं इस श्रेणी में यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, ये सारे इस देश में इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा बिंदु है अपना पुरुष, चौथे पे आ जाओ। देखो पहले जैसे हमने पढ़ा था अत्यधिक स्त्री अधिकता वाला देश, दूसरा पढ़ा हमने अधिक स्त्री अधिकता वाला देश। अब है चौथे पे आ जाओ, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, जहाँ पुरुषों की संख्या अत्यधिक, जैसे भारत इस श्रेणी में आता है। भारत इस श्रेणी का मुख्य देश है जहाँ घटता लिंग अनुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए चिंताजनक है, कि जहाँ पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश यानी कि जहाँ पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। और चौथा है पुरुष अधिकता वाले देश। इस वर्ग के देशों में लिंग अनुपात 1000 से 950 के बीच पाया जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको आदि बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। तो ये था हमारा लिंग अनुपात की संरचना, कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात के आधार पर विश्व के अलग अलग देशों को स्त्री और पुरुष के संख्या के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, 4। ठीक, 4 भागों में बांट दिया हमने। अत्यधिक स्त्री वाले देश, अधिक स्त्री अधिक वाले देश, अत्यधिक पुरुष वाले देश और अधिक पुरुष वाले देश। तो ये थे 4 भाग। नेक्स्ट है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है? देखो जनसंख्या संगठन है एक, जिसको अपन जनसंख्या वितरण के रूप में देख लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि जनसंख्या वितरण के रूप में देखें कि जनसंख्या का वितरण कहीं ज़्यादा था कहीं कम था, जनसंख्या बिखरी हुई है। तो विशेषकर जनसंख्या का जो घनत्व के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या था, जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक था, शहरों में। वही जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक था, शहरों में। जनसंख्या घनत्व कहाँ कम था, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जनसंख्या संगठन में भी यही है। परिभाषा के रूप में यदि हम इसको देखें तो आपकी स्क्रीन पर देखो, जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जनसंख्या संगठन कहलाता है, कि नगरों में कितनी जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या, इसका अनुपात कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। भाई आप समझ रहे हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में कि अलग अलग क्यों संख्या क्यों रहती है, जनसंख्या घनत्व क्यों रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में एरिया अधिक होता है, निवास करने वाली संख्या कम रहती है। शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है और जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक रहती है। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं।
तो अनुपात में अधिक अंतर तो आएगा ना, कम या ज़्यादा हो सकता है। भाई गांव में रहने वाले लोग क्या काम करते हैं? भाई गांव में रहने वाले लोग का मुख्य काम है खेती करना, प्राकृतिक क्रियाकलाप करना, इसमें संलग्न रहते हैं। शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो किस कार्य में लगे काम करते हैं? किस में काम करते हैं? भाई उद्योगों में काम करते हैं, और बहुत सारे जो काम है उद्योगों के अलावा व्यापार करना है, और अन्य जो कर्मचारी वर्ग है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिनको अन्य सेवाएं जो अपन बोलेंगे उसमें हो सकता है। गैर कृषि कार्य, भाई कृषि से हट करके जो अन्य जो काम होंगे कृषि से संबंधित भी हो सकें, कि एक तो कृषि में लगा हुआ व्यक्ति है और एक कृषि से हट करके चाहे सरसों का सरसों से तेल निकालना है, उसने उद्योग लगा रखा है, तो गैर कृषि कार्य में आ गया, वो गैर कृषि कार्य में आ गया। तो इस तरह शहरों में जो ज़्यादातर लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में, उद्योगों में, अन्य और बहुत सारे काम कार्यक्रमों में, व्यापार में शामिल होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो खेती करते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए अन्य कार्यों में, क्रियाकलापों में काम करते हैं, संलग्न रहते हैं। भाई विश्व में अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग ऐसी स्थितियाँ आती है कि कहीं बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे। क्यों? भाई 50% के यदि अपन आधार माने तो शहरों में कितने % लोग रहते होंगे? ज़्यादा रहते हैं, कम रहते हैं? भाई शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है? भाई शहरों में ज़्यादा होगी। विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ शहरों में निवास करने वाली संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय तुलना में कुछ ज़्यादा होती है। 50% से अधिक मान के चलते हैं कि 50% से अधिक लोग शहरों में निवास करते हैं कुछ देशों में। नगरीय जनसंख्या और शहरी जनसंख्या का यदि अपन वितरण में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नगरीय जनसंख्या का वितरण, कि नगरों में जो जनसंख्या है उसका वितरण हमने कैसे किया है। नगरीय जनसंख्या नंबर 1 टॉपिक है, इसमें उच्च नगरीय जनसंख्या, दूसरा है मध्यम नगरीय जनसंख्या, और तीसरा है न्यून नगरीय जनसंख्या। कि उच्च नगरीय जनसंख्या ये क्या है? उच्च नगरीय जनसंख्या क्या है? जहाँ जनसंख्या, इस वर्ग में देखो, इस स्क्रीन पे देखो, इस वर्ग में विश्व के वह देश आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60% देखो दिख रहा है ना, ये 60% से अधिक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि, जहाँ 60% से अधिक है। देखो मध्यम नगरीय जनसंख्या, विश्व के ऐसे देश जिनकी जनसंख्या कितनी, 40 से 60, दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, 40 से 60% तक, उस श्रेणी में मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश हैं। और तीसरा है जिनकी नगरीय जनसंख्या 40% से कम है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, 40% से कम। तो ऐसे देश जहाँ 40% से कम जनसंख्या है वो न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं। तो नगरीय जनसंख्या को हमने कितने भागों में बांट दिया? कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में बांट चुके हैं? 3 भागों। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश, और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। समझ रहे हैं भाई? न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। नेक्स्ट है साक्षरता। साक्षरता क्या है? साक्षरता के बारे में अपन ये कहते हैं कि भाई
पढ़ा लिखा होना, क्या यही सही है कि साक्षर का अर्थ क्या होता है भाई? एजुकेटेड या कुछ और? हाँ ठीक, हाँ पढ़ा लिखा होना, जो पढ़ना लिखना जानता हो, बिल्कुल ठीक। भाई साक्षरता किसे कहेंगे? भाई साक्ष पढ़ा लिखा व्यक्ति किसे कहेंगे? क्या कर सके, करता है पढ़ा लिखा व्यक्ति? पढ़ना और लिखना जानता हो, अपने बातों को समझा सके दूसरों को, बिल्कुल ठीक। देखो स्क्रीन पे देखिए कि साक्षरता दर उसे कहते हैं कि कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर समझ रहे हो आप, एक दूसरे को समझ सके व समझा सकें। साक्षरता तो होता है कि सामान्यतः 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग, 7 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, कि अधिक आयु के लोग पढ़ लिख कर अपनी बातों को समझ सके, दूसरों की बातों को समझ सके और अपनी बातों को दूसरों को समझा सके। ठीक, किसकर? पढ़ लिख कर अपनी बात को समझाना और दूसरों की बात को समझना, वो लोग साक्षर कहलाएंगे। अब साक्षरता का प्रतिशत भी अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है। किसी देश में साक्षर लोग बहुत अधिक होते हैं, कहीं साक्षरता लोग बहुत कम होते हैं। देश में भी यदि हम भारत में बात करेंगे, भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छे साक्षर हैं, बहुत सारे राज्य में वही राज्य के अधिकतर लोग साक्षर मिलेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ साक्षरता दर कम है, केरल में साक्षरता अधिक है, बिहार में साक्षरता दर कम है, राजस्थान में भी देखेंगे, राजस्थान में झुंझुनू है, साक्षरता दर अधिक है। तो साक्षरता कम या ज़्यादा होना ये किस चीज़ पर निर्भर करती है? भाई साक्षरता की जो दर है उसको कौन कौन से कारण होते हैं जो इसको कम या ज़्यादा करने में प्रभावित करते हैं? तो स्क्रीन पर देखिए साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, आर्थिक विकास का स्तर। नंबर 2, नगरीकरण जीवन स्तर। और नंबर 3, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। और 4 पर है सहकारी सुविधाएं तथा सरकारी नीतियां। इस पर ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे हम विस्तार से। सहकारी सुविधाएं तथा सरकारी नीतियां। तो पहला बिंदु हमारा साक्षरता दर को जो प्रभावित करते हैं कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, किस कारण से ये चीज़ें कम या ज़्यादा होती हैं, प्रभावित किस कारण से होती है। नंबर 1, आर्थिक विकास का स्तर, कि किसी भी देश का आर्थिक स्तर उस देश की साक्षरता पर को प्रभावित करता है। किसी भी देश का जो आर्थिक स्तर है उस देश की साक्षरता को प्रभावित करता है। आप एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जो पढ़ा लिखा जो ऐसा परिवार है जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वहाँ हो सकता है सारे परिवार के सदस्य पढ़े लिखे मिले, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वहाँ परिवार का जो साक्षरता दर आपको दिख जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में दिख जाएगी, गिरा हुआ मिलेगा, लोग कम पढ़ लिख पाते हैं। तो जिस देश का आर्थिक विकास अच्छा होगा वहाँ की साक्षरता दर भी अधिक होगी, ठीक है ना। हाँ। दूसरा है नगरीकरण जीवन स्तर। दूसरा बिंदु क्या है? नगरीकरण जीवन स्तर। नगरीय क्षेत्र जहाँ है कि नगरीय और ग्रामीण, अभी हमने पढ़ा था जनसंख्या संगठन में, लेकिन नगरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, बोला था ना संगठन में। हाँ, तो बताओ कि नगरीकरण जीवन स्तर, कि नगरीकरण यदि नगरीय जीवन होगा वहाँ साक्षरता दर कम होगा या अधिक होगा? बताओ। साक्षरता दर नगरों में ज़्यादा मिलेगा या ग्रामीण क्षेत्रों में?
उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। पहले बिंदु पर चले जाते हैं हम कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर कर सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे, क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं ज़्यादा काम में लगे रहते हैं, कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं और वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। शहरों के जो लोग होते हैं, शहरों में निवास करने वाले, वो ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं और वहाँ का साक्षरता दर अधिक हो सकता है। लेकिन यदि हम तुलना करें कि शहरी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हो सकती है जहाँ मजदूर वर्ग रहते हैं, वहाँ का यदि हम एक एरिया विशेष का यदि हम देखेंगे तो वहाँ साक्षरता दर हो सकता है हमें डाउन मिले, वहाँ की साक्षरता दर कम हो सकती है। तो नगरीय जो जीवन होता है वहाँ साक्षरता दर अधिक मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलेगा। मूल तुलना करें हम, आर्थिक विकास जहाँ अधिक होगा वहाँ साक्षरता दर अधिक होगा। तीसरा बिंदु आता है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। महिलाओं की सामाजिक स्थिति समाज में कैसी है, वो भी साक्षरता के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। महिला यदि साक्षर है तो उसके जो परिवार है, उसके बच्चे हैं, वो भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। महिला का साक्षर होना उस परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है। महिला यदि निश्चित रूप से अग्रणी है, महिलाएं मजबूत हैं, सामाजिक रूप से वो सुदृढ़ हैं, वहाँ का जो साक्षरता दर है वो अच्छा मिलेगा, अधिक मिलेगा। जहाँ की महिलाओं की, जिन क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कमज़ोर है, सामाजिक रूप से वो पिछड़ी हुई है, वहाँ साक्षरता दर कम। चौथा बिंदु है सहकारी सुविधाएं तथा सरकारी नीतियाँ। ये महत्वपूर्ण है सभी के लिए। सहकारी सुविधाएं विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं, अलग अलग प्रकार से सहकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि जिन देशों में शिक्षा के क्षेत्र में या साक्षरता के क्षेत्र में ध्यान दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती है, वहाँ का साक्षरता दर अच्छा होगा। जहाँ इस प्रकार की स्कूली सुविधाएं हैं, छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है, या जो लोग किसी कारण से नहीं पढ़ पाते उनके लिए सरकारी स्तर पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये सब सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है कि किसी भी देश की साक्षरता के प्रति वहाँ का कानून क्या है, वहाँ की नीतियाँ क्या हैं, उन पर निर्भर करेगा कि साक्षरता दर अधिक होगी या कम होगी। जिस प्रकार सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, सहकारी सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सारे दिन व्यस्त रहते हैं, खेत में काम करेंगे, सुबह से शाम तक लगे रहेंगे। यदि उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिल जाए कि शाम के समय कोई 1 घंटा उनको पढ़ाए तो निश्चित रूप से वहाँ का साक्षरता दर बढ़ेगा। मजदूर वर्ग है शहरी क्षेत्रों में, जो चाहे वो उद्योगों में काम करते हैं या अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं, यदि उनको विशेष समय उपलब्ध कराया जाए शिक्षा के लिए तो वो शायद साक्षर हो सकते हैं। ये सारी सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। जहाँ की सरकारी नीतियाँ अच्छी हैं, इस प्रकार साक्षरता के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो मजबूत रखती है, उन देशों में साक्षरता दर अधिक होगी। और जहाँ की सरकारी नीतियाँ साक्षरता के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं है, वहाँ की जो है साक्षरता दर कम होगी। नीचे देखिए, जिन देशों में साक्षरता एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नतिकर विकास करती है। तो जहाँ का साक्षरता दर अधिक होगा वहाँ उन क्षेत्रों का, उन देशों का विकास होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। कि जनसंख्या की व्यावसायिक
संरचना क्या है कि जहाँ जिस देश में जनसंख्या घनत्व कम है या अधिक है, जनसंख्या साक्षरता कितनी है, उन सब के बावजूद जनसंख्या की व्यवसाय करने का तरीका क्या है, क्या क्या व्यवसाय करते हैं, ये सारी जनसंख्या संरचना व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत आएगा। परिभाषा के रूप में स्क्रीन पर कि परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। कि परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। कि ऐसी जनसंख्या जो अपने परिश्रम से व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करती है और आर्थिक रूप से सक्रिय रहती है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो सक्रिय जनसंख्या का कहा जाए। सक्रिय जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या मुख्य रूप से अल्पविकसित तथा विकासशील देशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में आय भी अधिक होती है तथा इन व्यवसायों से संबंधित जनसंख्या अपने विचारों, शोध अधिकारियों से समय को गतिशीलता प्रदान करती है। अर्थात कि विकासशील जो देश हैं, जो अभी विकास कर रहे हैं, वहाँ किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाएगी, किस प्रकार के व्यवसाय की जनसंख्या पाई जाएगी? सक्रिय जनसंख्या जो काम में लग रही है। वह विकास कौन करेगा? आप समाज में देखिए, गांव में देखिए, अपने क्षेत्र में देखिए, विकास कौन करेगा? जो मेहनत करेगा, जो सक्रिय रहेगा, हमेशा काम करके आर्थिक रूप से वो मजबूत होगा, और जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा विकास करेगा। जिन शहरों में, जिन गांवों में लोग मेहनत करते हैं, वहाँ का विकास अपने आप होता हुआ चला जाता है। तो विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ जनसंख्या सक्रिय रहती है, वहाँ की संरचना, व्यावसायिक संरचना उस क्षेत्र के लोगों की क्रियाशीलता पर ही बदलती चल जाएगी। जैसे लोग होंगे, जिस प्रकार का करेंगे, वैसा ही व्यवसाय करते चल जाएंगे। और वहाँ कुछ व्यवसाय जैसे कि वैसा है, बिजनेस करते हैं लोग, दुकान करके बहुत सारी दुकानें होंगी। कृषि का व्यवसाय करते हैं, सब्जी का व्यवसाय करते हैं, सब्जी उगाई सभी ने खेतों में और सब्जी बेचना शुरू कर दिया। तो एक क्या है, वो वहाँ की एक संरचना तैयार होगी। तो यही है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या होती है। अक्सर व्यवसाय संबंधी जनसंख्या जैसे इस संधि का विचारों, शोध करना, कार्यों में अधिक गतिशीलता प्रदान करना, कि इस संबंध में व्यवसायों के प्रति बहुत सारे लोग ऐसे, तो उनका ये व्यवसाय है कि व्यवसायों के लिए अलग अलग शोध करें और अलग अपने अपने विचार प्रकट करें, और जिससे लोगों में कार्य के प्रति गतिशीलता बढ़े। तो ये था हमारा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। आज का टॉपिक यही अपना समाप्त होता है कि विश्व जनसंख्या संरचना, जिसमें हमने विश्व जनसंख्या की पूरी संरचना के विभिन्न घटक जैसे आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, ये सारी व्यावसायिक संरचना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। थैंक्स, धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान आप सभी डिजिटल लर्निंग के माध्यम से अध्ययन करें, क्योंकि इस समय कोई भी बाहर आ नहीं जा सकता है, क्लासें चल नहीं रही हैं। तो जो भी आपको मटेरियल व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, आप सभी उसका घर बैठकर अच्छी तरह अध्ययन कीजिए और अपना जो समय है घर में रहने का, उसका पूरा लाभ उठाइए। जो भी कुछ आपको किसी भी सब्जेक्ट का मिल रहा है, आप उसको अच्छी तरह अध्ययन कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।